हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेक फ्यूचर ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के क्रैश कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखो, आज हम जो हमारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है कुछ रिएक्शंस के ऊपर। समझ ही गए होंगे, हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो ये चैप्टर जो है हमारा बहुत ही सॉलिड चैप्टर है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि डेफिनेशन हो गई केमिकल रिएक्शन की, इसमें फिर एक तरीके से बैलेंसिंग इक्वेशन करवाने के लिए आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पूछा जाता है, रैंसिडिटी के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। अब जब पढ़ेंगे ना तो अच्छे से याद करना, ठीक है। तो चलो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा चैप्टर आ गया है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण। जी हाँ, तो हम अब बात करेंगे यहाँ पे हमारे इस चैप्टर की। तो देखो, चैप्टर को पढ़ने के लिए देखो, आज हमने क्या है, इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अब इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ने के हिसाब से सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, देखो, सबसे पहले कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन और प्रिवेंट रैंसिडिटी। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको हमने एक पार्ट में किया है। बाकी जो हम कल पढ़ेंगे, कल हम ओनली रिएक्शंस 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 ही पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वही हम कल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज इन तीनों टॉपिक्स को हम निपटाते हैं हमारी क्लास के अंदर। तो सबसे पहले देखो, केमिकल रिएक्शंस के अंदर और भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ये दे रखे हैं, जिसके तौर पे आप समझ गए होंगे कि कोई भी जब रिएक्शन होती है यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो उसमें जो रिएक्शन कर रहा है उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है प्रोडक्ट के तौर पे, उसका कलर भी चेंज होता है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन सब चीजों के अंदर भी उसकी परफॉर्मेंस पे भी चेंजेस आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती ही हैं जब कोई रिएक्शन होती है। ये सारी चीजें हम जब रिएक्शन पढ़ेंगे ना तब अच्छे से डिस्कवर करेंगे। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये हम कल पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। अब देखो, बहुत सारे रिएक्शंस हैं, है ना। चलो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक प्रतिक्रिया के ऊपर। बच्चों, जब कोई दो चीजें मिलती हैं जैसे कि ए और बी, ठीक है, ये दो एक तरीके से क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। क्या है ये, रिएक्टेंट है, रासायनिक प्रतिक्रियाएं हैं। ये दोनों मिली तो हमें प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिला, सी, ठीक है। याद रखिए ये रिएक्टेंट है और ये हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। तो इस तरीके से हम ये मानते हैं कि ये जो इक्वेशंस लिखी है मैंने और जो मिलकर बनाती हैं इसे अपन क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, अ प्रोसेस इन विच मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू substance with a new chemical identity and property is called chemical reaction। जी हाँ, एक प्रक्रिया जिसमें अधिक पदार्थ नई रासायनिक पहचान और संपत्ति के साथ नए पदार्थ बनाने की प्रतिक्रिया करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया कहते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा क्योंकि एग्जाम के पर्पस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो चीजें मिलती हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है एक नई आइडेंटिटी के साथ और बहुत ही अलग नया फीचर में फॉर्म होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस। अब इसमें जो मैंने ए बी सी लिखा था ये क्या थी, सिंबल्स थे, ठीक है। हाँ, कोई भी रिएक्शन को करने के लिए हमें उसे सिंबल की फॉर्म में करना पड़ता है, सिंबल की फॉर्म में उसे बनाना पड़ता है और वो एक इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो याद रखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन बच्चों। इसमें हम क्या कहते हैं कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। अरे भाई, इतना सॉलिड वर्ड, ओहो, मैं फिर समझाती हूँ। देखो भाई, सिंपल सी बात है, सिंबल का यूज करना है। जैसे आयरन अगर लिखना है तो आयरन मैं नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, Fe, ठीक है। तो कुछ सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन यानी कि अगर मैं कहूं कि मुझे ऑक्सीजन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, O, मेरे लिए तो इजी रहा ना। इसके अलावा अगर मुझे हाइड्रोजन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, H, तो मेरे लिए सिंबल है, ठीक है। सिंबल्स हमें इस रिएक्शंस में दिए जाते हैं। इस चैप्टर में भी आपके बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आपको याद करने हैं। जैसे अगर आपको कार्बन लिखना है तो क्या सिंबल यूज करते हो, C, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो CO2,
और अगर वाटर लिखना है तो क्या लिखते हैं, H2O। समझ में आ गया ना। तो ये सिंबल जो है, सिंबल्स की फॉर्म में जब आप किसी रिएक्शन को लिखते हो तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो अब इधर देखो, यहाँ पे CH2 जो गैस है, ऑक्सीजन गैस के साथ मिलके, ये दोनों गैसेस मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, और साथ में वाटर रिलीज होता है। ठीक है, देखो मैंने कितनी सारी बातें आपको बोल दी, लेकिन सिंबल की फॉर्म में, कि दो गैस हैं CH2 और ऑक्सीजन, दोनों मिली, ऑक्सीजन बोला ना मैंने, लेकिन मैंने लिखा क्या है, O2 सिंबल की फॉर्म में। और जब ये मिली तो क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये मिल गए तो फॉर्म क्या हुआ, लास्ट में एक वेस्ट के तौर पे H2O, यानी कि वाटर भी इसमें, पानी भी इसमें निकला। तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये पूरी इक्वेशंस है और ये क्या है, सिंबल। समझ में आ गया है आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो टॉपिक था। इसके बाद अब देखो यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। बेटा देखो, ये जितने भी सिंबल्स होते हैं, अभी तुम पीछे भी देखो जरा, यहाँ पे ये देखो, कुछ मैं इस तरह से तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूं कि जब मैंने ये रिएक्शन लिखी, ठीक है, जब मैंने ये रिएक्शन लिखी है पूरी, तो इसमें आप देखो यहां पे जितना कार्बन है, ये आप दिमाग में रख लेना कि आपको हर चीज बैलेंस के हिसाब से भी सोचनी पड़ेगी, कि जितना रिएक्टेंट अपने को दे रखा है उतना ही प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन गया, सपोज करो कि सब प्रोडक्ट के अंदर कुछ ज्यादा अमाउंट आ गया है, तो फिर बैलेंस करने के लिए हमें आगे रिएक्टेंट लगाने पड़ते हैं। तो अब इसमें देखो होता क्या है, कि जैसे एक कार्बन है तो यहां पर भी एक कार्बन है, देखना बैलेंस। H2 यहाँ पे कितने हैं, 2। इसके अलावा यहाँ पे ये देखो H2 कितने हैं, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन 2 आगे लग रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, 2 into 4, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ चले गए। तो ये इस तरीके से बैलेंस हो गई, पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। यानी जितने कार्बन है उतने ही प्रोडक्ट में कार्बन निकलेंगे, जितने ओरिजिनल हाइड्रोजन थे उतने ही हाइड्रोजन बाद में निकलेंगे, जितने ऑक्सीजन पहले थे उतने ही ऑक्सीजन बाद में निकलेंगे। तो ये पूरी रिएक्शन को जब आप बैलेंस करते हो, ठीक है, बिल्कुल एक तरीके से समीकरण करते हो कि बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल एक बैलेंस में रहे, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। एक रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक पक्ष, यानी कि वो नंबर ऑफ एटम, ठीक है, वो नंबर ऑफ एटम्स, जैसे कार्बन है एटम, हाइड्रोजन है एटम, ऑक्सीजन है एटम, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। ठीक है, ये सारे एटम्स हैं, तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट के अंदर भी सेम रहे, या प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो स्टार्टिंग वाले जो रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर सेम जाए। तो ये बैलेंस करना है आपको, ये बैलेंस करने के लिए आता है एग्जाम में, आपको पक्का एक क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से परमाणुओं की संख्या उत्पाद पक्ष के बराबर, बिल्कुल प्रोडक्ट जो होता है और रिएक्टेंट जो होता है, दोनों की जो परमाणु यानी कि एटम्स हैं उनके नंबर क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बच्चों, अब इसमें बैलेंस करने के लिए ये फिर से वही चीज आ गई, इसमें कुछ नया नहीं है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ यहाँ पे। अब आपको इसमें देखो, ये एक मिनट, अब हम मेथड करने वाले हैं यहाँ पे, स्टार्ट स्टेप नंबर 1। देखो ऊपर ही ऊपर देखो आपको क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, Fe, यहाँ पे Fe3 आ गया, ठीक है, H2, यहाँ पर भी H2 है, उसके अलावा ऑक्सीजन यहाँ पे O4 है, इम्बैलेंस है ना, बैलेंस करो। अब इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, चाहे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एडिशन करो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें बैलेंस करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को, क्योंकि यहाँ पे आयरन अगर 1 है
तो यहाँ पर 3 है, तो बेटा ये 3 अब इधर करके दिखाओ, यानी अब आगे वाला जो रिएक्टेंट है उसमें 2 और आयरन के मॉलिक्यूल्स जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप समझ गए ना? तो अब चलो बैलेंस करते हैं। पहले बैलेंस करने से पहले आपको क्या एक चार्ट बनाना होता है। ठीक है, इसमें आप एटम्स या एलिमेंट्स के नंबर पहले नाम लिखते हैं, जैसे आयरन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? अपने पास ये 3 ही एलिमेंट थे, ये समझ गए ना? तो पूरा कंप्लीट कर लोगे तुम। ठीक है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये आ गया इसके अंदर। और यहाँ पे जो ओरिजिनल रिएक्टेंट्स थे स्टार्टिंग के, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये वाले जो रिएक्टेंट्स थे जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, तो उनके नंबर यहां लिखने होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? आयरन कितना था स्टार्टिंग में? 1 ही था ना। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? 2 थे ना। और ऑक्सीजन कितने थे? 1। ठीक है, देख लो, चेक कर लो। आयरन 1, ऑक्सीजन भी 1, H2 2। बात क्लियर? और यहां पर जो नंबर लिखा जाएगा, समझ गए? तुम सब समझदार बच्चे हो। यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा वो किसका होगा? जो प्रोडक्ट मिला हमें। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है? हमें आयरन लास्ट में कितने मिल गए हैं? 3। ठीक है, ये देखो यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ पे आयरन कितने मिल गए हमें? 3। अच्छा बच्चों, इसके अलावा जो हाइड्रोजन है वो तो बराबर ही थे, और हमारा जो ऑक्सीजन है वो 3 मॉलिक्यूल ज्यादा पड़ गया हमें, यानी कि इसमें 4 आ गए। ठीक है, तो ये अब इम्बैलेंस है। अब कैसे इंटू करोगे, क्या करोगे? तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन आपको करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, चलो करके देखते हैं। तो अब देखो स्टेप नंबर 3, सॉरी स्टेप नंबर 2, ये इक्वेशन लिखी है हमने। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में था, ये देखो, ये यहाँ पे देखो H2O सिंपल है ना, यहाँ पे H2O सिंपल है ना, और यहाँ देखो H2O के आगे क्या लगा दिया? 4। क्या लगा दिया? 4। अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ बच्चों कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है 4 मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जैसे कि ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ही रह गया। तो ये इम्बैलेंस वाली जो इक्वेशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि H2O पूरा एक कंपाउंड है तो पूरे ही 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगी ना। जैसे मैं अभी बता रही थी आप सबको कि आपको बहुत तरकीब लगानी पड़ेगी इसके अंदर। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो पूरा ही कंपाउंड, हाइड्रोजन भी इंटू हो गया और ऑक्सीजन भी इसमें इंटू हो गया। हमें एक एक करके एलिमेंट्स को पकड़ना है, तो आप एक एक करके इसमें छटाई करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको दिमाग ऐसे लगाना है कि ये देखो, 1 मिनट, ये रहा, ये देखो, अगर आप यहां पे ये जो H2 है इसको यहाँ पे 4 से करते हैं, और यहाँ पे जो H2 है इसको यहाँ 4 से करते हैं, तो ये दोनों सेम पड़ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 4, ये इस तरीके से यहाँ पे इसको इंटू करके आ गया 4। ठीक है, अब देखो H2 इंटू 4, H2 इंटू 4, ये क्लियर, सॉरी ये क्लियर हाइड्रोजन वाला। ठीक है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे ऑक्सीजन के भी क्या है? 4 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, 4 है, यहाँ पे आ गए आपके 4 4, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों सेम हो गए। अब आयरन का कैसे करेंगे भाई? आयरन के लिए आपको सिंपल है, यहाँ पे आगे 3 लगा देना है, तो ये बैलेंस में हो जाएगा। इस तरीके से केमिकल बैलेंसिंग होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इतनी सारी चीजें जो है ये सारी बैलेंस करने के लिए आपको आ सकती है, लेकिन ये गिनती की होती है। अगर इन्हीं को रिवाइज करते रहोगे ना तो इन्हीं में से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब ZnCO3 इसको बैलेंस करके देखें। यहाँ पे प्रोडक्ट में Zn कितना है? 1। यहाँ पर भी क्या है? रिएक्टेंट में Zn कितना है? 1। इसके अलावा C 1, यहाँ पर भी C 1। एक एक एलिमेंट को पकड़ो। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन O3
यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, वही टोटल मिला के 3, 1 और 2 यहाँ पे, यानी कि टोटल मिला के 3। तो क्या इस इक्वेशन को अपन बैलेंस कर सकते हैं? नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऐसे सवाल भी आ जाते हैं आपको जो कंफ्यूज करते हैं कि इसको बैलेंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन, तो इसको बैलेंस आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से बाकी इक्वेशंस पे जो भी डिफरेंस आता है आप इसको एक बार घर पे करके देखिएगा, और कोई डाउट है तो फिर मेक फ्यूचर ऐप पे आओ और उसके अंदर अपने डाउट क्लियर करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ये देखो, ये आंसर दे रखे हैं मैंने इसके अंदर, और आपको बहुत अच्छे समझा रखा है कि किस तरीके से इसके आंसर आएंगे। तो आप मेक फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ऐप में देख सकते हैं वहां पे। इसके अलावा एक डेफिनेशन है प्रेसिपिटेट की। देखो, कोई भी सब्सटेंस है जब नीचे बैठ जाता है, जैसे पानी में गंदगी नीचे बैठती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, यानी कि सेपरेट आउट हो जाना अपनी ओरिजिनल फॉर्म से, ठीक है। जैसे गंदा पानी है, अभी पूरा आपको ब्राउन दिख रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो गंदा पानी आपको ऊपर से क्लीन दिखेगा और नीचे डर्ट यानी गंदगी नीचे बैठ जाएगी। तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट होना। तो यहाँ पर वही चीज दे रखी है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे मैंने बोला था आपको रिएक्शंस कल पढ़ाई जाएगी, सारी रिएक्शंस अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि गिनती की रिएक्शंस हैं लेकिन एग्जांपल्स के साथ है, थोड़ी लंबी हो जाती है। अब हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे बच्चों। हम सीधे हमारे टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा ऑक्सीडेशन रहेगा। ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन। सिंपल सी बात है बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में ऑक्सीजन ऐड हो जाना। जैसे कि CO2 कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। जी हाँ, तो कोई भी चीज है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है जिसके साथ ऐड ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन निकल जाए। जी हाँ, दो चीजें हैं इसके अंदर। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये देखो, तुम तो इधर देखो, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बन गया, CuO। बात क्लियर हो गई। तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि कहीं पे हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, किसी भी चीज में से, किसी भी एलिमेंट से जुड़ा है हाइड्रोजन, उसको हाइड्रोजन को रिमूव कर दें हम उस एलिमेंट से, तो उसे भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ और हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो उस चीज को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं बच्चों। अब इसके अलावा रिडक्शन क्या है, इसका मतलब होता है कमी। इसका मतलब हम अब उल्टा सोचेंगे। उल्टा में क्या होगा, ऑक्सीजन तो होगा रिमूव और एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। जी हाँ, जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन तो हो जाए ऐड, हाइड्रोजन तो हो जाए ऐड और ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब इसके अलावा आप सब रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, ठीक है, स्टार बना दिया मैंने। अब देखो, रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक पूरी रिएक्शन है, आपको पूरी इक्वेशन दे रखी है, उसमें कहीं से ऑक्सीजन निकला और किसी में हाइड्रोजन ऐड हो गया। देखो, अगर किसी रिएक्शन में दोनों ही चीजें हो रही हैं, किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और कहीं पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दोनों ही चीजें अगर हो रही हैं एक साथ, तो उसे क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक चीज दे रखी है, मैंने कहा ना बेटा इसमें रिएक्शन ही रिएक्शन है, आप रिएक्शन समझ गए तो वहां पे बात क्लियर हो जाएगी। अब देखो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ इसके साथ ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है, पहले से ही रिएक्टेंट में यहाँ पे चीजें हैं। लेकिन अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ, इससे ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन इससे तो निकला, तो इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन, सॉरी हाँ, रिडक्शन रिएक्शन हो गया इसका। इस वाले रिएक्टेंट के साथ तो क्या हुआ, रिडक्शन हो गया कि इसके साथ ऑक्सीजन हट गया है,
ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब MnCl2 बना, ठीक है, तभी तो MnCl2 बना। अब देखो इस वाले एलिमेंट के साथ क्या हुआ, इसके साथ हाइड्रोजन हट गया। जब मैंने कहा था कि अगर हाइड्रोजन हट जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इस पूरी इक्वेशन में दोनों ही चीजें हो रही हैं, समझ में आ गया। पहले वाले के साथ तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और दूसरे वाले के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। दोनों ही रिमूव कर रहे हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन, और एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो क्या होगा उसका मतलब, उसका मतलब होगा ऑक्सीडेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है जब दोनों ही रिएक्शन हो रही हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर भी देख लो जरा, यहाँ पे इससे ऑक्सीजन निकला और कार्बन के साथ जुड़ गया, तो इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन है। समझ में आ गया। तो ये बात क्लियर हो गई आप सबकी। केमिकल रिएक्शन, भाई बहुत सारी इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण के प्रभाव। जैसे कि कोरोजन होता है, जब किसी धातु पर उसके चारों ओर नमी, एसिड, वायु, जल, ये सारे पदार्थ रिएक्शन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, कोरोजन। कोरोजन वो चीज होती है जिसमें आपके पास सपोज करो लोहे का कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, लोहे का कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है, आपने देखा उसको पानी में रख रखा है, बारिश आई, धूप आई, हवा चल रही है, ह्यूमिडिटी, एसिड कर रहा है, उस पर कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या है, बिल्कुल उसका सब्सटेंस का कलर भी उड़ जाता है, या उसकी चीजें, उसका जो ऊपर का सब्सटेंस है वो एक तरीके से उसे क्रैक आने लग जाते हैं, ठीक है, खुरदुरा सा हो जाता है। तो वो सब चीजें जो रिएक्शंस के तौर पे हो रही हैं उसे अपन क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, कोरोजन। और इसके अलावा रस्टिंग ऑफ मेटल, जैसे मैंने बोल ही दिया, रस्टिंग मेटल्स के ऊपर रस्टिंग बहुत जल्दी होती है, खुरदुरी वो बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा उन पे ग्रीन कोटिंग आ जाती है कई बार, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे मेटल हो जिनके ऊपर ग्रीन कोटिंग आ गई है, फिर सफाई करवानी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा देखो धातु पे जंग लगना, चांदी पे भी देखो कई बार होते, चांदी की चमक निकल जाती है, तांबे पे हरी कोटिंग आने लग जाती है, लोहे की रेलिंग मैंने बोल ही दिया, उसके ऊपर भी अटैक होता है बहुत ज्यादा, कार की निकायों या लोहे से भरे जितने पदार्थ होते हैं उनमें ये रस्टिंग प्रोसेस होने लग जाता है, ठीक है। तो अब ये जो चीजें हैं अब होती हैं जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इसके अलावा एक है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, खाना जब खराब हो जाता है तो उसमें स्मेल आती है, दैट इज नोन एज रैंसिडिटी बच्चों। अब देखो खाना खराब कैसे होता है, हम जब खाने को बहुत टाइम तक पड़े रखते हैं, उसे खाते नहीं है तो वो सड़ना स्टार्ट कर देता है। जो आसपास के बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं उस खाने को। और जैसे ही वो खाना मतलब एक तरह खाना खाते हैं तो एक स्मेल आने लग जाती है कि फूड पॉइजनिंग, यानी कि फूड खराब हो रहा है, ठीक है। और उसको खा के फिर हमें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ठीक है, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो वो खाना जो है खराब हो गया है, सड़ गया है, तो उसे क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। तो इधर देखो तो उसमें क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है, क्योंकि इसमें ऑयल था, फैट था, ये सारी चीजें क्या है, ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी करती हैं। तो इसमें देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन द फूड आइटम रिजल्ट, जिसमें टेस्ट और स्मेल उसका चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रैंसिडिटी, यानी कि वो बासी हो गया है, खराब हो गया है, ठीक है। तो बच्चों यहां तक आपका क्लियर हुआ। अब इसके अलावा रैंसिडिटी को ना हो, खाना खराब ना हो, जैसे आप है ना, होममेड खाने की बात नहीं कर रही मैं, जैसे कि मैं मार्केट के खाने की बात करती हूँ। आप चिप्स खरीदते हैं, कुरकुरे खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उनमें क्या है, आपने देखा होगा जो थैलियां हैं, मतलब वो खराब ना हो, वो खाना आप तक अच्छे से पहुंच जाए। और वो थैली जो होती है, आपने देखा होगा उस थैली के अंदर क्या होता है कि गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं उसमें, ताकि वो जो पोटैटो चिप्स हैं, जो कुरकुरे हैं, उनको खराब नहीं होने दे, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई। तो जो पैकेट चिप्स होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है बच्चों, जिससे वो खाना खराब नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात क्लियर हुई। अब इसके अलावा एक और बात है कि आप अपने घर में खाने को ज्यादातर हवा से, इन सब के कांटेक्ट से बचाए रखने के लिए उसको ढक के रखो, ठीक है। इसके अलावा जो खाद्य सामग्री है उसे एयर टाइट कंटेनर में भी रखो,
ये भी चीजें हैं, खराब नहीं होगी। रेफ्रिजरेटर में भी हम रख देते हैं, फ्रिज में रखती हैं मम्मियाँ आटा या सब्जी बहुत टाइम के लिए चल जाए, 2-3 दिन के लिए चल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये पर्पस के लिए की जाती हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।